तो नमस्कार। दीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले 6 और 7 का हो चुका है। पहला जो चैप्टर आज का है संसाधन। ठीक है, संसाधन के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन में जैसे जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन से हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सूती वस्त्र, लौह वस्त्र, बुद्धि, औषधीय पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन पूर्णता। ठीक है, विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर पर उद्गम भंडार का वितरण के अनुसार किया जाता है। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन ये दो प्रकार के हैं। ठीक है, तो वास्तविक जो संसाधन होता है जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन क्या है? तो संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है, जिसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन भी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और अजैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन है, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन है। ठीक है, जैसे देखिए पवन चक्की है। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। जो नवीकरणीय संसाधन है वो जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इसमें कुछ असीमित हैं, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। और अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो इनका है कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, आगे है संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधन संरक्षण
संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, ठीक है। उससे प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है, ठीक है। सतत पोषणी विकास क्या है, तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान में बढ़ेगा, ठीक। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया है। दूसरा चैप्टर है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, ठीक है। तंजानिया कहाँ पर है, अफ्रीका की एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है, ठीक है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है, ठीक है। जैसे भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावत निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इस भूमि उपयोग कहते हैं। देखिए जैसे आपका ऑस्ट्रिया या ब्राजील हो, यहाँ देखिए फसल भूमि जो है 6%, चारागाह 56 और वन 14% और अन्य 24% आ जाता है। इसी भारत में जो है आपका 57% भूमि है, चारागाह 4%, वन 22% और अन्य में 17% आ जाता है, ठीक है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृतियां, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप और महत्वपूर्ण निर्धारक है, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग थोड़ा, तो देखिए यहाँ नंबर 1 का जो विकास हुआ है, देखिए जैसे यहाँ किसान जो है हल लेके चल रहा है, ठीक है। इसमें ये देखेंगे दूसरे पार्ट में आपको, यहाँ जो किसान है धीरे धीरे पैदल यहाँ ट्रैक्टर जा रही है, यहाँ बकरी की जगह ट्रैक्टर, ठीक। और तीसरे पार्ट में जो है आपका यहीं पर अब किसान जो है 4 चक्का बस वस जाने लगा है। और चौथे वाले में प्रॉपर विकास हो चुका है। देखिए घर, उसके बाद गाड़ी, पेड़ पौधा, सब चीजें धीरे धीरे विकास होने जा रहा है, ठीक है। भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन जैसे हुआ है। भूमि संसाधन का संरक्षण क्या है, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन
के समाप्त होने पर का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। जैसे मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से हुई स्थल रूप मृदा के प्रकार हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका जो है ये वाला हिस्सा ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। ठीक, ये वाला हिस्सा जो है बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा है। ये वाला जो हिस्सा है आपका है अपक्षीय चट्टानी पदार्थ, नीचे की जो हिस्सा पोषण जनक चट्टाने है। ठीक है, अपक्षय क्या, तापमान परिवर्तन, तुषार के या पौधों, पहाड़ियों और मनुष्य द्वारा अनावृत शैलों का टूटना। ठीक है, निर्धारित करते हैं मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को जैसे मृदा है। ठीक है, इसमें जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारंपरिकता को निर्धारित करती है। दूसरा में उच्चावच, शुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण को दर को प्रभावित करते हैं। तीसरा समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अवक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला एक कारक है। ठीक, मृदा के निर्माण के कारण क्या क्या है? जैसे मृदा निर्माण के मुख्य कारक जैसे जनक, शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण संगठन में लगा समय है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मृदा अपर्दन और शिक्षणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक उन्मूलन, अतिचारण और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ठीक है, जैसे भारत में जलोढ़ मृदा, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। जैसे देखिए आपको मैप में थोड़ा बता दे। ठीक है, तो ऐसे ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, तो जो आपको भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाता है। उसके बाद जो काली मृदा पाई जाती है वो आपको ये वाले हिस्सा में पाई जाती है। लाल मृदा थोड़ा थोड़ा हिस्सा में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद लेटराइट मृदा तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, मरुस्थलीय और पर्वतीय थोड़ा थोड़ा पर्वतीय यहाँ थोड़ा थोड़ा पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थलीय यहाँ पर देखिए ये आपका है वेदिका फॉर्म और ये आपका समुच्चय रेखी जुताई। ठीक है, हरा भरा। वेदिका फार्म क्या है? ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए
उपलब्ध हो जाएं, इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम हो सकता है। समुच्चयी रेखीय जुताई क्या है? तो एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करता है। आरक्षक श्रृंखलाएं क्या है? तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को रोका जा सके या बचाया जा सके। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका ये रक्षक श्रृंखला है, जिसे पेड़ पौधा लगाया जाता है, इसको लाइन से ही लगा दिया जाता है क्योंकि इससे क्या है कि मृदा जो है बचाता है, उसके बाद पवन जो हवा चलती है उसको भी रोकता है। ठीक है, जल जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों में भूपृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। ठीक है, जैसे जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। वे देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ठीक है, जिसे देखिए यमुना वाहित मूल प्रौद्योगिकी बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। ठीक है, देखिए ये जो शहर की पानी होती है प्रदूषित करता है गंगा में जाके। ठीक है, ऐसे कहा कि यमुना जी या गंगा जी का जो पानी है दूषित होती जा रही है। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए? तो आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यद्यपि यह तथा इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। वाहित मल
कृषि, रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख प्रदूषक है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और कीटनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव न्यूनीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इस प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए पानी का छिड़काव हो रहा है, स्प्रिंकलर, देखिए ये है आपका, ठीक, खेती करने की एक नया टेक्नोलॉजी है। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन, ठीक है, तो देखिए क्या है, रेशम कीट है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांसें लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें जल, लैक्टोस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्यक उपयोग हैं, जिनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। जैसे भारत उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे कीड़ानाशी से किया जाता है था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, इसे देखिए ब्रह्मकमल एक औषधि बूट है, ठीक है, बूटी है। ये आपका ये किलकिला है, किंग फिशर, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, जैसे देखिए घास स्थल एवं वन है, ठीक है, ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है वन है, नीचे वाला हिस्सा जो है वन है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, जिसे वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल या गुल्म या टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। वनों को उनकी पत्तियां गिरने के आधार पर प्रायः सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिरते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है।
प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा और पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रकृति को बढ़ावा देते हैं, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई, जैसे पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। देखिए, जैसे ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है, ठीक है इसको। इसके बाद आपका सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार की वर्षा प्रचुर वन में क्षति देखिए ऐसे हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे वर्तमान में आप लोग कमेंट में बताइए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल वर्तमान में कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ पर, किस राज्य में है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर देती है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। बहुत से देशों ने कानून बना दिया है कि पक्षियों और पशुओं को मारना और उनका व्यापार करना गैर कानूनी है, ठीक है। जिसे चीतलों का झुंड देखिए है, ठीक। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है, ठीक है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों की झुंड है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप लोग कमेंट में शेयर करिए, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य इसका यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां संरक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और येलो कुछ उदाहरण है इसके, ठीक है। ज्वारी ऊर्जा, ठीक है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बाद में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। जैसे रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारी मिल के क्षेत्र हैं। देखिए, जैसे जनरेटरों के टरबाइन,
निम्न ज्वार भाट है उच्च ज्वार भाट। ठीक है, यहाँ से जो है उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अवघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन होता है और खर्चीला। इसमें प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक विभिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका कड़दम है और ये बायोगैस है आपका, यहाँ गैस टैंक है, मृदा, उसके बाद खाद्य निकास और यहाँ से उर्वरक डाला जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर है कृषि फोर्थ। ठीक है, कृषि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि से पर निर्भर है। ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द जो है उत्पत्ति लैटिन शब्दों से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि या जुताई करने से हुई है। अनुकूल स्थलाकृतियां मृदा जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है, ये देखिए मैप है विश्व का। ठीक है, ये आपका हो गया अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका हो गया, ये आपका उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका यहाँ पर है, यहाँ यूरोप हो जाएगा, एशिया है। ठीक है, ये देखिए कृषि भूमि की क्षेत्र की लोकेशन देखिए कहाँ से कृषिगत भूमि है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है कृषि का क्षेत्र, जैसे इंडिया के लगभग क्षेत्र देखिए आपका कृषि क्षेत्र है। ठीक है, देखिए जैसे कल्चर, कल्चर में एग्री, शेरी, पीसी, वीटी, हार्टी। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में कृषि जो है मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन होता है। रेशम के कीटों की वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकते हैं। पिसीकल्चर मत्स्य पालन होता है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। विटीकल्चर क्या है, दाक्षा कृषि है, अंगूरों की खेती होती है इसमें। हार्टिकल्चर मतलब उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। ठीक है, कृषि के तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, नराई और कटाई इसकी कुछ सक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ठीक है, जिसे देखिए आपका
ये आपका कृषि भूमि की कृषि पद्धति है और भौतिक और मानवीय कृषि निवेश है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ का जुताई बुआई का छिड़काव हो रहा है। ठीक है, ये रसायन इसमें है, बीज लगा है, इसके बाद मशीनरी की जुताई, उसके बाद फसल। ठीक है, और इसमें क्या है, भंडार स्टोर करते हैं, श्रम, उसके बाद मशीनरी सिस्टम है, रसायन, और उसके बाद सूर्य प्रकाश, वर्षा होती है, मृदा और ढाल, तापमान। ठीक है, ये भौतिकी है, ये कृषिगत भूमि है। जो हम लोग कर सकते हैं भौतिकी, कुछ मानवीय कृषि निवेश है। कृषि के प्रकार, विश्व के में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है, जिसे निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि क्या है, तो इस प्रकार की कृषि को कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। गहन निर्वाह कृषि देखिए, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में से एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्यतः फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि में यह स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारक शामिल है। इसमें स्थानांतरित कृषि, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित हैं। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। ठीक है, जलवासी पशुचारण क्या है, सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। ठीक है, पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्न उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जैसे देखिए स्थानीय कृषि विश्व के विभिन्न भागों में नामों से जानी जाती है, जैसे झूमी उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मेक्सिको में, रोका ब्राजील में और लद्दाख मलेशिया में जाना जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, मिश्रित कृषि क्या होता है, तो भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, जिसे यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है, गन्ने का रोपण देखिए कृषि खेती है, गन्ना सब लगा हुआ है। ठीक है, जिसे रोपण कृषि क्या होता है, तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, जैसे रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा और भारत में श्रीलंका में चाय के इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए एक केले के रोपण की कृषि है, देखिए केले का खेती हो रहा है यहाँ। चावल की कृषि, जैसे देखिए यहाँ धान उन लग रही है, चावल की कृषि यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और
उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। ठीक है। ये जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती है। वहीं गेहूं जो है आपका, ये वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और समय कर्तन फसल की कटाई समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। ठीक है। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। अब कपास, तो कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है। कॉफी, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और अप्रवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। चाय, तो चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। ठीक है। इसकी कोमल पत्तियां की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। भारत का एक फार्म, उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। ठीक है। देखिए खेती कैसे कर रहे हैं फार्म किसान। ठीक है। तो अगला चैप्टर है आपका उद्योग 5 है जो उद्योग। ठीक है। उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। इसे कच्चा माल में कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक, जैसे देखिए उद्योग की अवस्थिति संबंध कारक संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और जल। ठीक है। ये कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां उनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। ठीक है। औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। ठीक है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। ठीक है। और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय स्रोतों में, समुद्री पवतनों के समीप
और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका है औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, जो काला वाला क्षेत्र पूरा औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, और जो सफेद है ये सब है आपका विश्व की प्रौद्योगिकी पट्टी है। ठीक, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई में पुणे, बैंगलोर, तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रौद्योगिकी प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, यूनाइटेड बाइडेन फैक्ट्री है। ठीक है, प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख औद्योगिक लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। ठीक है, वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं: जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र हैं मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग ये क्या है? तो श्रम पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रज्वलित होता है। ठीक है, एल्यूमीनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता या दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, जैसे देखिए आपका है झोंका पट्टी और लौह अयस्क से इस्पात। प्रगलित लोहा है धातुमल, गर्म वायु, झोंका पट्टी है चूना पत्थर और कोक। ठीक है, 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तनम के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों में आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका टाटानगर रेलवे स्टेशन का लोकेशन। ठीक है, स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टेस्को को झरिया कोयले क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई है। ठीक है, भारत में लौह इस्पात उद्योग विकास के त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ है।
भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बहुत समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। द्वितीयक इस्पात रोलिंग मिल और सहायक उद्योग में भी शामिल है, जिसे पीटर्सबर्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग के को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा का लोहा खानों से प्राप्त होता है। ठीक है। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूस्टन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता है। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और भारत में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। ठीक है। भारतीय बाजार था ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छीट, कालीकट के किलीको तथा बहरानपुर, सूरत और बड़ौदा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे। ठीक है। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई है। कोषण आर्द्र जलवायु मशीन यातायात के लिए पत्तनम, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहता है। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यहाँ शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्मात नगर बना गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूलन अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यहाँ जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारकों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। एडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्तुओं के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। कपास मिस्र, भारत और चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है।
यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। ठीक है, अगला है, अगला चैप्टर है आपका मानव संसाधन। ठीक है, मानव संसाधन भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों को कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है, जनसंख्या का वितरण भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल क्षेत्र बसे हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। अब विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। देखिए, जैसे ये है आपका एशिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, जो पीला सा है देखिए पूरा एशिया का हिस्सा है। थोड़ा रेड वाला जो है हल्का, ये आपका यूरोप का हिस्सा है। ये नीला वाला जो है अफ्रीका का हिस्सा है। अब मध्य दक्षिण अमेरिका का हिस्सा जो है आपका ये वाला है। उसका रेड वाला जो है उत्तरी अमेरिका, जो ग्रीन वाला है न्यूजीलैंड का हिस्सा है। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या का घनत्व सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या जो घनत्व जो है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जनसंख्या वितरण और प्रभावित करने वाला कारक जैसे भौगोलिक कारक, स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में आ रहे हैं पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, अल्पास और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु लोग सामान्यतः रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस, ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। ठीक है, मृदा उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही और चांगजियांग, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदानों घने बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, जब लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवड़ी जल आसानी से उपलब्ध होती है। विश्व की नदी घाटियों घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इस क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे देखिए आपका है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में की ओर आकर्षित करते हैं। जापान में ओसाका, भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं।
सांस्कृतिक कारक क्या है, तो धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। जन्मों के साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है कि जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष लोगों के आने जाने की प्रवास करते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच एक के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारक प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से बढ़ना है। ठीक है। जैसे देखिए आपका चित्र में दर्शाया है, मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि होता है। ठीक है। मृत्यु दर कम होगा, जन्म दर ज्यादा होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी। वहीं आपका जनसंख्या में स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर रहेगा तो बराबर की हिस्सा होगी। और जन्म दर और मृत्यु दर तो जनसंख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है। जन्म दर अधिक हो रहा है, मृत्यु ढेर हो रहा है, जन्म दर अधिक हो रहा है, मृत्यु दर कम होगी। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतर प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। ठीक है। देखिए आपका है जनसंख्या का लोकेशन। ठीक है। जनसंख्या का संगठन क्या है, तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश को आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और जो सुझाव आपका कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में अगला विषय लेके आएंगे। ठीक है। धन्यवाद।